everyone, welcome to all. Class 9, Unit 5 Green Skills Part A Employability Skills. आज हम पढ़ेंगे ग्रीन स्किल्स के बारे में। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हमारा एनवायरनमेंट हमें हर तरीके से हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट को अफेक्ट करता है और हमारी जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं वो भी हमारे एनवायरनमेंट से अफेक्ट होती हैं। और इसी वजह से जो लोग सिटीज में रहते हैं उन्हें अपने फूड की सप्लाई जो मिलती है वो आसपास के विलेजेस, जो सराउंडिंग विलेजेस होते हैं उनसे मिलती है। और विलेजेस जो होते हैं वो अपने फूड के लिए डिपेंडेंट करते हैं फॉरेस्ट पे, ग्रासलैंड्स पे, रिवर्स पे, सी शोर्स पे और अलग अलग रिसोर्सेज के लिए, जैसे पानी के लिए, वाटर के लिए और वुड के लिए, फॉडर के लिए, इन सब के लिए इन सब चीजों पे डिपेंड करते हैं, इन सब रिसोर्सेज के लिए। तो हम इन रिसोर्सेज को यूज करते हैं अपने खाने को बनाने में, अपने फूड को बनाने में, अपनी कम्युनिटी को एक तरह से ग्रो अप करने में। और हम बहुत सारी हम लोग जो है इस तरह की कम्युनिटी पे भी डिपेंड करते हैं, जैसे प्लांट्स, लिविंग प्लांट्स पे या एनिमल्स पे, जो कि एक तरह से एक वेब ऑफ लाइफ क्रिएट करते हैं। हमारी जो आसपास है वो सब कुछ एनवायरनमेंट बनाता है और हमारी जो लाइफ है वो डिपेंड करती है फ्लोरा एंड फौना, जो ये पेड़ पौधे और जो जंगली जानवर हैं या जो जीव जंतु हैं उन सब पे हमारी लाइफ डिपेंड करती है। तो इसी तरीके से हमारा स्कूल, सिमिलर तरीके से अगर हम बताएं तो हमारा स्कूल का जो एनवायरनमेंट है वो किस चीज से बनता है, फिजिकल और सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट से। जब फिजिकल एनवायरनमेंट की बात करें तो फिजिकल एनवायरनमेंट में हमारे स्कूल की बिल्डिंग हो गई, क्लासरूम हो गया, लाइब्रेरी हो गई, लेबोरेटरी हो गई, कॉरिडोर्स हो गए, किचन हो गए, टॉयलेट हो गए, गार्डन हो गए, प्लेग्राउंड हो गए, या फिजिकल एनवायरनमेंट है। और सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट की बात करें तो सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट में जो एक तरह से हम कहेंगे कि जो टीचर्स हमें पढ़ाते हैं उस तरह उसके लिए जो क्लाइमेट होता है वो, मतलब क्लास के अंदर का जो एनवायरनमेंट है, या फिर आप ये कह सकते हो कि जो स्टूडेंट्स एक्टिविटी क्रिएट करते हैं वो उससे जो एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, या जो हम बिहेवियर करते हैं एक दूसरे से बात करते हुए, सोशल बिहेवियर, या हमारा एटीट्यूड लर्निंग के तरफ जो है हमारा एटीट्यूड है उससे, डिसिप्लिन से, एक दूसरे की कास्ट को, रिलीजन को लेके रिस्पेक्ट से, हमारे स्टूडेंट के अचीवमेंट से, इससे हमारा सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट डेवलप होता है। तो इस तरह के दो एनवायरनमेंट्स हम अपनी लाइफ में भी देखने को हमें मिलते हैं। जैसे जैसे हमारे साल गुजरते जा रहे हैं वैसे वैसे डेवलपमेंट बढ़ता जा रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ता जा रहा है, बट इस डेवलपमेंट के बढ़ने के साथ साथ हम चीज देखते हैं कि एनवायरनमेंट का पॉल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम एनवायरनमेंट का यूसेज करते हैं अपनी लाइफ को एक तरह से बेटर बनाने में। तो जैसे कि अगर हम बात करें कि एग्रीकल्चर की, अगर हमें हाई रिजल्ट एग्रीकल्चर चाहिए, यानी हमें बहुत अच्छे आउटपुट्स चाहिए एग्रीकल्चर में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा फूड ग्रो करने के लिए हम फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं और इस तरह से ज्यादा क्रॉप्स जो है आपकी वो ग्रो होती हैं। पर इसका रिजल्ट क्या होता है, इसके इल इफेक्ट्स क्या होते हैं? इसके इल इफेक्ट्स ये होते हैं कि जिस हम केमिकल्स का ज्यादा यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स का ज्यादा यूज करते हैं, उसकी वजह से जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो खराब हो जाती है, सॉइल एनवायरनमेंट डिग्रेड हो जाता है और इसकी वजह से जो एनवायरनमेंट की स्टेबिलिटी है वो भी थ्रेटन होती है। एक तरह से हमें क्या करना चाहिए, हमें इस तरह का कुछ प्लान करना चाहिए जिससे हर चीज सस्टेनेबल मैनर में हो। सस्टेनेबल मैनर का मतलब होता है कि ऐसे मैनर में कोई चीज अप्लाई करना जिससे एनवायरनमेंट को भी नुकसान ना हो और हम अपने लिए हम अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कर पाए और हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को वो सब चीजें दे पाएं जो चीजें हम खुद यूज कर रहे हैं। तो वो होता है हमारी वो चीज होती है सस्टेनेबल मैनर में किसी चीज को अप्लाई करना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सेशन 1 में बात करेंगे सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट की। जब हम सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो हमें पता है कि जो लोग होते हैं वो विलेजेस में, सिटीज में, स्टेट्स में, कंट्रीज में रहते हैं, उसी की वजह से सोसाइटी जो है वो फॉर्म होती है, सोसाइटी बनती है। सोसाइटी हमारे एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करती है और इसकी वजह से टाइम टू टाइम चेंजेस अप्लाई होते रहते हैं। तो इसी इंटरेक्शन का सोसाइटी का इंटरेक्शन का एनवायरनमेंट से इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो क्रिएट होता है। मतलब आप ये कहो कि अगर हमारा सोसाइटी का एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन है, इसी की वजह से हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस क्रिएट होता है एनवायरनमेंट में। और जैसे अगर हम बात करें पॉपुलेशन की, तो उस पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ साथ इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज क्रिएट होती हैं, यानी जैसे जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतने ज्यादा फूड की जरूरत होगी, उतने ज्यादा फूड को ग्रो करने की जरूरत होगी, उतने रिसोर्सेज की जरूरत होगी। तो जितने ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत होगी उतना ज्यादा हमें एनवायरनमेंट को यूज करना पड़ेगा और एनवायरनमेंट को हम जिस तरीके से यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि हम अपने एनवायरनमेंट को क्या दे रहे हैं और किस तरीके से हम उसे यूज कर रहे हैं।
तो हम अपने एनवायरनमेंट को ज़्यादातर इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं कि उसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट जो है वो पॉल्यूट होता जा रहा है, और उसकी वजह से जो है उसके जो बैड इफेक्ट्स हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इंटेंसिव एग्रीकल्चर दैट प्रोवाइड्स गुड्स फॉर आवर इंक्रीजिंग कंज्यूमर ओरिएंटेड सोसाइटी यूज अप लार्ज अमाउंट्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, मिनरल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, वुड्स एटसेट्रा। तो वही चीज़ है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है उसी की वजह से जो हमारी सोसाइटी को गुड्स प्रोवाइड करती है वो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कर रही है, और उसकी वजह से भी ये कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम जनरेट होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज की। रिसोर्स जो होता है, जो कि कह सकते हैं रिसोर्स कैन बी डिफाइंड एज एनी नेचुरल और आर्टिफिशियल सब्सटेंस, एनर्जी और ऑर्गेनिज्म विच इज यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग फॉर इट्स वेलफेयर। मतलब एक ऐसा रिसोर्स जो हम नेचुरली, जो हमें नेचर से मिला हुआ है, नेचर के सब्सटेंस से मिला हुआ है, किसी एनर्जी से, किसी ऑर्गेनिज्म से मिला हुआ है, और जिसे ह्यूमन यूज कर रहा है अपने वेलफेयर के लिए, अपने और अपने लोगों के वेलफेयर के लिए, तो वो चीज होती है नेचुरल रिसोर्सेज। जब से जो अर्थ है वो बनी है, तो ह्यूमन और उसकी लाइफ जो है वो इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। मतलब इन नेचर की इन्हीं चीज़ों से हम लोग सरवाइव कर पाते हैं, और इन चीज़ों में मेन चीज़ें जो हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। वाटर, लैंड, सॉइल, रॉक्स, फॉरेस्ट, एनिमल्स, फॉसिल फ्यूल्स और मिनरल्स, ये मेन ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि हमारी जो अर्थ की लाइफ है इन्हीं पे बेसिस है। वी यूज दीज नेचुरल रिसोर्सेज टू सर्वाइव एंड ऑल्सो टू फंक्शन प्रॉपरली। ये हमें चीज़ क्लियर हो ही गई है। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी कंज्यूम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हम इन चीज़ों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे कोई चीज़ तो हम वाटर वगैरह ये सब तो हम नेचुरल हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली हम इनको कंज्यूम कर रहे हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम इनडायरेक्टली, जैसे कि सपोज हम वुड की बात करें, इस तरह के या कुछ और नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, जिसे हम फूड की फॉर्म में नहीं किसी दूसरी फॉर्म में ले रहे हैं। जैसे हम अपनी लाइफ को जीने के लिए सपोज हम फर्नीचर का यूज़ कर रहे हैं, तो वुड का यूज़ कर रहे हैं, तो हम इनडायरेक्टली इन चीज़ों को भी यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा ह्यूमन की जो लाइफ है वो फॉरेस्ट पे डिपेंड करती है अपने फूड के लिए, बायोमास के लिए, हेल्थ के लिए, रिक्रिएशन के लिए, इंक्रीज लिविंग कंफर्ट, अपने लिविंग कंफर्ट को इंक्रीज करने के लिए। इनडायरेक्टली जो फॉरेस्ट है वो हमारा किस तरीके से हेल्प करते हैं। अब इनडायरेक्टली हेल्प करने की बात मैं बताऊं तो आपको, जैसे कि अगर हम ट्रीज की बात करें, तो ट्रीज जो है हमारा वो क्या करते हैं, वो हमारे वेदर की जो एक तरह से हमारा जो क्लाइमेट है उसको एक तरह से इवन रखने में, या एक तरह से कहो कि रेगुलेट रखने में हमारी मदद करते हैं। जैसे कि अगर आप देखते हो कि जब ट्रीज का कटिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, उसकी वजह से हमारे वेदर में चेंजेस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। कभी अचानक बहुत कोल्ड होती है, कभी बहुत एकदम से हमें हीट फील होती है, कभी एकदम से बहुत ज्यादा बारिश होती है, रेनी होता है सीजन बहुत ज्यादा, मतलब बिना मौसम के बारिश होती है। तो वो सारे जो हैं वो वेदर के चेंजेस बिकॉज ऑफ कटिंग ऑफ ट्रीज होते हैं। तो जो हमारे फॉरेस्ट हैं, क्योंकि वो ट्रीज से भरे हुए हैं, तो वो हमारी ये हेल्प करने में बहुत मदद करते हैं कि वो हमारे क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं, फ्लड्स को प्रिवेंट करते हैं, हमें स्टॉर्म से प्रोटेक्ट करते हैं, हमें न्यूट्रिएंट साइकिल प्रोवाइड करते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए भी हमारा फॉरेस्ट हेल्प करते हैं। मतलब दो तरीके से हमारा हेल्प कर रहे हैं, एक तो डायरेक्टली हमें फूड प्रोवाइड कर रहे हैं और एक इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं। तो नेचुरल सोर्सेज जो है हमारे वो बहुत सारे फॉर्म्स में आते हैं, जैसे कि लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, गैस फॉर्म में, ऑर्गेनिक फॉर्म में, इनऑर्गेनिक फॉर्म में, मेटालिक फॉर्म में, नॉन मेटालिक फॉर्म में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लैंड रिसोर्सेज की। लैंड रिसोर्सेज कौन से होते हैं हमारे? ह्यूमन बीइंग दस यूज लैंड एज अ रिसोर्स फॉर प्रोडक्शन एज वेल एज रेसिडेंस और रिक्रिएशन। आप जानते हो कि फूड को ग्रो करने के लिए, इसके अलावा हम रहने के लिए भी लैंड को यूज करते हैं, लैंड को एज अ रिसोर्स यूज करते हैं। तो लैंड जो है हमारा एक तरह से बहुत हेल्प करता है आपको, मतलब एक तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से हेल्प करता है। ये फाइनाइट रिसोर्स है। इट इज यूज टू एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर यूजेस सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इसके बाद बात आती है फॉरेस्ट रिसोर्स की। फॉरेस्ट के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बहुत कुछ बता चुकी हूँ। ये एक नेचुरल रिसोर्स है आपका, जो कि आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से हेल्प करता है। जैसे फूड के देने में भी हेल्प करता है, साथ साथ आपकी जो आपको जो एक तरह से कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली भी हेल्प कर रहा है आपके क्लाइमेट को रेगुलेट रखने में, या और बहुत सारी चीज़ों में। इसके अलावा वाटर रिसोर्स है। वाटर रिसोर्स आप जानते हो कि वाटर का जो एक तरह से 3/4 जो अर्थ का सरफेस है वो वाटर से ढका हुआ है।
तो वाटर का रिसोर्सेज कौन कौन से हमारे, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, ओशन है, अंडरग्राउंड एक्विफायर्स हैं, ये सारे हमारे वाटर के रिसोर्सेज हैं। तो वाटर हमारा बहुत तरीके से यूज होता है, वाइटल रिसोर्स है, ये हमारा एग्रीकल्चर में यूज होता है, इंडस्ट्रीज में यूज होता है, हाउस होल्ड में यूज होता है, रिक्रिएशन में, क्रिएशनल और एनवायरमेंटल एक्टिविटीज में यूज होता है। और उसके बाद हम बात करेंगे मिनरल रिसोर्सेज की। मिनरल रिसोर्स कौन सा होता है आपका, मिनरल रिसोर्स जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, जो जिसमें मेटल्स भी इंक्लूडेड होते हैं, जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, और नॉन मेटल्स जो होते हैं आपके सॉल्ट, जिप्सम, क्ले, सैंड, फॉस्फेट, ये सारे आपके नॉन मेटल्स हो गए। और कुछ मिनरल्स जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, डायमंड है, सल्फर है, ये सारे आपके मिनरल रिसोर्सेज हो गए, जो कि आपको नेचुरल लाइफ में यूज आप करते हो और जिसका बहुत एक वाइड उस पे लेवल पे यूज होता है। इसके बाद फूड रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो आपको फूड प्रोवाइड करते हैं, वो आपके फूड रिसोर्सेज जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ये सब आपके फूड के सोर्स हैं, तो ये आपको फूड प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए कुछ, क्योंकि एनिमल्स एंड बर्ड्स आर सोर्स ऑफ फूड फॉर मेनी ऑर्गेनिज्म हु आर कार्निवर्स और ऑमनिवर्स। आपने बहुत सारे कार्निवर्स और ऑमनिवर्स की बारे में पढ़ा होगा साइंस में, तो वहाँ आपको बताया है फूड चेन के बारे में, तो आपको पता होगा कि फूड रिसोर्स किस तरीके से एनिमल्स और प्लांट्स दोनों होते हैं। एग्रीकल्चर इज द मेन सोर्स ऑफ प्लांट फूड सोर्स फॉर ह्यूमन बीइंग, लेकिन ह्यूमन बीइंग के लिए जो मेन सोर्स प्लांट है, आप कह सकते हो फूड का, वो एग्रीकल्चर है। इसके बाद एनर्जी रिसोर्स, एनर्जी रिसोर्स क्या है, जो हीट प्रोड्यूस करता है, पावर लाइफ प्रोड्यूस करता है ऑब्जेक्ट्स को मूव करने के लिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो हमारे जो मेन जो कह सकते हो 5 फंडामेंटल एनर्जी के सोर्सेज हैं, वो क्या क्या है। एक तो आपका न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी जिसको हम सोलर एनर्जी बोलते हैं। दूसरा आपका होगा ग्रेविटी जनरेटेड बाय अर्थ एंड मून। तीसरा न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस। चौथा एनर्जी इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। और फिफ्थ है आपका एनर्जी स्टोर्ड इन केमिकल बॉन्ड्स। तो ये जितनी भी एनर्जी है, ये हमें ज़्यादातर फॉसिल फ्यूल से मिलती हैं, फॉसिल फ्यूल से हम इन्हें वो करते हैं, और ज़्यादातर आप इन्हें सोलर एनर्जी के तौर पे स्टोर करते हो। बट फॉसिल फ्यूल हैव अ डिसएडवांटेज इन दैट दे आर नॉन रिन्यूएबल ऑन ह्यूमन टाइम स्केल। आपको मैं बता दूं, लेकिन फॉसिल फ्यूल के बारे में एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि ये है ना लिमिटेड अमाउंट में अर्थ पे अवेलेबल है, और जैसे ही इनकी जो वो लिमिटेड अमाउंट खत्म हो जाएगी, तो फिर आपको ये कह सकते हैं कि नहीं मिल पाएंगे, तो फिर आप कहाँ से इन्हें अरेंज करोगे। तो इसलिए इनका बहुत जो एक कह सकते हैं कि बहुत तरीके से यूज़ करना है, लिमिटेड अमाउंट में है तो लिमिटेड ही यूज़ करना है। और इसके अलावा जो चीज़ हमारे पास अनलिमिटेड फॉर्म में है एनर्जी के लिए, अगर जैसे हम बात करें सोलर एनर्जी की, तो सोलर एनर्जी क्या है, वो हमारे पास अनलिमिटेड फॉर्म में है, तो उसका हम यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूज़ कीजिए। लेकिन फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ कम से कम होना चाहिए, ताकि वो जो हमारे हम जो यूज़ कर पा रहे हैं, जो चीज़ें हम यूज़ कर पा रहे हैं, हमारी फ्यूचर की जनरेशन भी यूज़ कर पाए। नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो इन कैटेगरीज के अंदर फॉल करते हैं। तो पहली कैटेगरी है हमारी इनऑक्सिबल रिसोर्सेज, और दूसरी है एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज और एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। तो इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, वो रिसोर्सेज जो कि ह्यूमन कंजप्शन के थ्रू कंजप्ट नहीं किए जा सकते, जैसे कि सोलर रेडिएशन हो गया, विंड पावर हो गया, वाटर पावर हो गया, टाइडल पावर हो गया, ये सारे ह्यूमन कंज्यूम नहीं कर सकते। मतलब ये इतनी वाइड रेंज में अवेलेबल है कि ये ह्यूमन, एक आप कह सकते हो कि अनलिमिटेड फॉर्म में है। और एग्जॉस्टेबल कौन से होते हैं, वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि लिमिटेड क्वांटिटीज में हैं, जो कि एक दिन खत्म हो जाएंगे। अगर आप उन्हें मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे तो एक दिन उनकी जो अमाउंट है, क्योंकि वो लिमिटेड अमाउंट में है, तो वो खत्म हो जाएंगे। जो चीज़ लिमिटेड अमाउंट में होती है वो खत्म होती है। जैसे कि आप कोल का जो एक स्टॉक है, आप कोल यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में कोल यूज़ होता है, तो कोल का जो अमाउंट है वो अर्थ में लिमिटेड है। एक दिन ऐसा भी आएगा जब कोल अवेलेबल नहीं होगा, तो उस टाइम पे हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को क्या बताएंगे, हम सिर्फ ये बताएंगे कोल होता था। तो इसलिए इसका बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ नहीं होना चाहिए। और तीसरा है हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी ऐसे रिसोर्सेज जो कि रिन्यू होते रहते हैं, जो कि कॉन्स्टेंटली अवेलेबल है और रिप्लेस किए जा सकते हैं, रिकवर्ड किए जा सकते हैं, लाइक वेजिटेटिव लैंड्स। तो कुछ हमारे जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं, मैं आपको बता देती हूँ, जो कि जो रिप्लेस नहीं हो सकते, और जो कह सकते हैं हम रिन्यू भी नहीं हो सकते, सॉरी रिप्लेस नहीं हो सकते, और अगर रिप्लेस करना है तो बहुत साल लगते।
रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि कॉन्स्टेंटली अवेलेबल होते हैं और जिन्हें जो रिप्लेस हो जाते हैं और रिकवर्ड हो जाते हैं। जैसे कि हम वाटर के बारे में बात करें या वेजिटेटिव लैंड्स के बारे में बात करें, हमारे वो रिप्लेस नहीं हो सकते, या फिर मतलब उन्हें रिप्लेस होने में बहुत साल लग जाते हैं, बहुत रिन्यू होने में बहुत टाइम लग जाता है। जैसे कि अगर हम फॉरेस्ट की बात करें कि अगर हम फॉरेस्ट ट्रीज को या प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो नए को ग्रो होने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इस तरीके से जो कह सकते हैं कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे हैं जो रिन्यू होने के बावजूद भी आप उन्हें मतलब बहुत टाइम बाद ही रिन्यू कर सकते हैं। जैसे कि फॉरेस्ट को अगर हम कट डाउन कर दें लैंड के कंस्ट्रक्शन के लिए, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए, तो ये हमेशा के लिए आप इसको मतलब एक तरह से कह सकते हो कि कभी रिप्लेस ही नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से हम रिन्यूएबल जो हमारे एनर्जी सिस्टम है उनके बारे में बात कर लेते हैं, जो कि कॉन्स्टेंटली रिप्लेस हो जाते हैं और लेस पॉल्यूट होते हैं। तो उनमें आते हैं आपके हाइड्रो पावर, सोलर, विंड और जियोथर्मल, ये आपके रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स हैं। इसके बाद नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में बात करें, जो कि इजीली रिप्लेस नहीं किए जा सकते और एक बार डिस्ट्रॉय हो गए तो ख़त्म हो जाते हैं। जैसे कि फॉसिल फ्यूल के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। मिनरल्स हैं, मिनरल्स को भी हम नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। और इसके अलावा ये क्या कह सकते हैं, मिनरल्स आर आल्सो नॉन रिन्यूएबल बिकॉज इवन दो दे फॉर्म नेचुरली इन अ प्रोसेस कॉल्ड द रॉक साइकिल। ये हमें एक नेचुरल प्रोसेस में मिलते हैं जिसे हम रॉक साइकिल कहते हैं। तो इसको थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं नॉन रिन्यू करने में। तो नॉन रिन्यू रिसोर्सेज जो हमारे हैं वो इन ऑर्गेनिक रिसोर्सेज हो सकते हैं अगर वो नॉन लिविंग थिंग्स हमें मिल रहे हैं, जैसे कि मिनरल्स हैं, विंड्स है, लैंड है, सॉइल है, रॉक्स हैं, ये सब हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। इसकी एक कैटेगरी यहाँ इस पिक्चर की फॉर्म में आपके सामने दिखाई गई है, जिसमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को और रिन्यूएबल रिसोर्सेज को एक कैटेगरी में रख दिया गया ताकि आपको इजीली याद रहे कि कौन से नॉन रिन्यूएबल है और कौन से रिन्यूएबल है। जैसे कोल, पेट्रोलियम, ये आपके नॉन रिन्यूएबल हो गए, और वाटर और सन ये आपके रिन्यूएबल हो गए। एलपीजी, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर प्लांट्स, ये सारे आपके नॉन रिन्यूएबल हो गए, और रिन्यूएबल आपके विंड, बायोमास, सोयल, फॉरेस्ट, ये सब हो गए। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं उन एक्टिविटीज़ के बारे में जो कि हमारे अर्थ को और हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज कर रही है। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे ओवर एक्सप्लॉयटेशन की। ओवर एक्सप्लॉयटेशन क्या है? इट रिजल्ट्स व्हेन हार्वेस्टिंग ऑफ रिसोर्स एक्सीडिंग द रिप्रोडक्शन और replenishment. It means that when we exploit the species faster than the natural population can recover, then it may result in extinction of the species. इसका मतलब ये हो गया कि हम ना अपने फ़ायदे के लिए बहुत बार क्या करते हैं, नेचुरल जो चीज़ें हैं उनको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नेचुरल जो पॉपुलेशन है उसको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से एक्सप्लॉयटेशन जनरेट होता है और इकोलॉजिकल साइकिल जो है वो डिसबैलेंस होती है और हमारे एनवायरनमेंट पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊँ आपको, हम वाइल्ड मेडिसिनल प्लांट्स को रिमूव कर देते हैं, या हम एक्सेसिव ग्रेजिंग ऑफ पाचेस बाय एनिमल्स करवाते हैं, या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट करते हैं, या वाटर एक्वीफायर्स को एक तरह से फिनिश कर देते हैं, या फिर ओवर हंटिंग करते हैं। ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन। के बाद बात आती है माइनिंग की। माइंस क्या है हमारा? माइंस को हम एक तरह से, माइनिंग आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा, हम एक तरह डग करना कहते हैं अर्थ के सरफेस को। ये जो है एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है बहुत वैल्यूएबल आइटम्स को, एलिमेंट्स को, जैसे कि मेटल्स को, जेम्स को। इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम माइनिंग करते हैं। तो कुछ एनवायरमेंट इम्पैक्ट पड़ते हैं माइनिंग के, जैसे कि एक तो इरोजन होता है, फॉर्मेशन ऑफ सिंक होल्स, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी और कॉन्टेमिनेशन ऑफ सॉइल। ये सारी चीजें जो हैं ये इसके एक तरह से बैड इफेक्ट्स हैं जो बिकॉज ऑफ माइनिंग क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या है? एक तरह से फॉरेस्ट को डैमेज कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना उस लैंड को यूज करने के लिए। तो इससे क्या होता है डिफॉरेस्टेशन से, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, तो मुझे नहीं लगता दोबारा बताने की जरूरत है डिफॉरेस्टेशन से क्या क्या आपको लॉस होता है। इसके बाद बात आती है पॉल्यूशन की। पॉल्यूशन क्या है? पॉल्यूशन जो वर्ड है हमारा पॉल्यूर वर्ड से डिराइव किया गया है, और इसका मतलब होता है सॉइल और डिफाइल यानी कॉन्टेमिनेट। पॉल्यूशन जो है वो किसकी वजह से मतलब किसकी वजह से जनरेट होता है, क्या रीजन है इसका? इसका रीजन है पॉल्यूटेंट्स, जो कि सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकती है, गैस हो सकती है नेचर में। तो पॉल्यूशन का इफेक्ट जो है वो अनडिजायरेबल चेंजेस हमारी सराउंडिंग में वो जो जनरेट होते हैं उसकी वजह से बहुत सारे लोगों पे अलग अलग इफेक्ट पड़ सकते हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, जैसे प्लांट्स पे, एनिमल्स पे, ह्यूमन बींग्स पे।
पॉल्यूटेंट्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, वो ह्यूमन की एक्टिविटी से प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि हम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ करते हैं अपने व्हीकल्स का, तो उसकी वजह से पॉल्यूशन क्रिएट होता है, और उसकी वजह से हार्मफुल जो केमिकल्स हैं वो एयर में, लैंड में और वाटर में रिलीज हो जाते हैं, और उसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट जो है वो एक तरह से कह सकते हैं खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है। तो हमारी जो एयर है वो पॉल्यूट हो जाती है, और उसकी वजह से हमारे साथ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स जनरेट हो जाते हैं। इसके बाद पॉल्यूटेंट्स हमारे कैसे होते हैं, उनको दो कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। एक तो जो इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं और एक जो डिकम्पोज नहीं होते। तो जो डिकम्पोज हो जाते हैं वो कौन से होते हैं? पॉल्यूटेंट्स दैट ब्रेक डाउन इनटू सिंपल हार्मलेस सब्सटेंस नेचुरली, जो खुद ही नेचुरली एक तरह से कह सकते हैं ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और वो अपने आप ही मतलब एक तरह से डिकम्पोज हो जाते हैं, वो हमारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं। जो उनमें एग्जांपल के तौर में आपको बताऊं, एक तो वेजिटेबल वेस्ट हो गया आपका, सीवेज वेस्ट हो गया, पेपर हो गया, वुड हो गया, कैटल डंग हो गया, एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, ऑर्गेनिक फॉर्म का जो वेस्टेज है वो हो गया। तो ये सारे जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं ये डिकम्पोज हो जाते हैं, अर्थ में वापस डिकम्पोज हो जाते हैं। लेकिन कुछ पॉल्यूटेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारी अर्थ को पॉल्यूट तो कर रहे हैं, साथ साथ ये कभी भी खत्म भी नहीं होते। ये एक ऐसे इफेक्ट के साथ जनरेट होते हैं कि एक बार अगर पैदा किया आपने, इनको बनाया, तो ये आपकी पाथ पे टिल द लाइफ लॉन्ग रहेंगे। इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स हैं? जैसे कि आपके प्लास्टिक हो गए या फिर इंसेक्टिसाइड्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, केमिकल्स हो गए, एल्यूमिनियम, ग्लास, ये सारी चीजें हो गई। तो ये सब क्या है? ये ऐसे पॉल्यूटेंट्स हैं जो कभी खत्म नहीं होने वाले। तो इनका जितना कम से कम यूज हो, जितना कम से कम इनको हम नेचर को खराब करने के लिए यूज कर पा रहे हैं, उतना कम से कम करें। इसके बाद कुछ और फैक्टर्स हैं जो कि आपके एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं। उसमें एक आपका एग्जॉस्ट फ्यूम आ गया, और दूसरा आपका जो कि व्हीकल से जनरेट होता है। उसके बाद एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स आ गया, जो हम एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। प्लास्टिक का वेस्ट आ गया, जैसे बोटल्स, बैग्स, ये सब। इसके अलावा डेंजरस गैसेस हो गई। ये सब आपके कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आपके एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं। इसके बाद कुछ टाइप ऑफ पॉल्यूशन हमारे यहाँ पे डिफाइंड है, जैसे लैंड पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है। तो लैंड पॉल्यूशन की बात करें, सबसे पहले क्या है? ये जो डैमेज कर रही है हार्मफुल सब्सटेंस से, उसको हम लैंड पॉल्यूशन कहते हैं। जो लैंड पॉल्यूशन जनरेट होता है बिकॉज ऑफ दीज सब्सटेंस, हार्मफुल सब्सटेंस। इसके बाद वाटर पॉल्यूशन क्या है? हम अगर कुछ वाटर पॉल्यूशन का मतलब हो गया एडिंग हार्मफुल सब्सटेंस और डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू रिवर्स, लेक्स एंड ओशन, रिजल्ट्स इन वाटर पॉल्यूशन। जैसे कि कुछ कंपनीज का जो है वो वेस्टेज है वो पानी में जाता है, रिवर्स में, लेक्स में, तो वाटर पॉल्यूशन का कॉज क्रिएट करता है। इसके बाद एयर पॉल्यूशन, एडिशन ऑफ हार्मफुल गैसेज एंड पार्टिकल्स इन एयर्स। जो व्हीकल्स आप यूज करते हो, उन व्हीकल्स से रिलीज होने वाली गैस, उसके पार्टिकल्स एयर पॉल्यूशन का रीजन बनते हैं।